आज की वीडियो में हम लोग शुरू करने वाले हैं एज अ पीवाईक्यूज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिलेटेड टू द सीबीएसई बोर्ड। कई बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे गए हैं और आप लोगों के लिए बेसिकली इस चैप्टर से कुछ क्वेश्चंस को हम लोगों ने अटेम्प्ट करके लाया हुआ है, जहां पे उस क्वेश्चंस में जिसमें आपको एमसीक्यूज मिलेंगे, एसेशन रीजन वाले कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट बात सर क्या, केस स्टडीज मिलेंगी। अब तो जब भी बच्चा आप लोग जब स्कूल अपने एग्जाम में बैठिएगा तो एग्जाम में बकायदा पूरा इस तरीके से मेंशन कर लिखिएगा, पहले कौन सा आंसर नंबर है, उसका कौन सा नंबर आपका जो होगा एमसीक्यू में, कौन सा एबीसीडी में कौन सा ये वो, और प्लस बकायदा पूरा ये नाम लिखना होगा। तो डमी मॉडल पे जो कंपनी होती है वो प्रॉपर तरीके से पहले आपको ट्रेनिंग देगी और एक बार जब आप इस डमी मॉडल पे अपने आप को जब परफेक्ट हो जाएंगे तो कंपनी क्या करेगी, फिर कंपनी आपको भेजेगी एज रियल मशीनरी के ऊपर काम करने के लिए। सबसे पहले कंपनी आपके रेफरेंस और बैकग्राउंड को चेक करती है, क्या करती है, रेफरेंस और बैकग्राउंड को चेक करेगी। उसके बाद कंपनी आपके लिए सिलेक्शन डिसीजन लेगी, उसके बाद कंपनी आपका मेडिकल एग्जामिनेशन कराएगी और एक बार जब कंपनी 100% कॉन्फिगर हो जाएगी कि आप बिल्कुल मेडिकली फिट है तो कंपनी की तरफ से आपको जॉब ऑफर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। जब कंपनी अगर इस कॉन्सेप्ट को फॉलो कर लेगी तो कंपनी की बल्ले बल्ले हो जाएगी, कंपनी इसको फॉलो नहीं करेगी तो कंपनी की बल्ले बल्ले नहीं हो जाएगी। तो डिपेंड क्या करता है, तो कंपनी का बल्ले बल्ले करना होगा तो कंपनी को वर्कलोड एनालिसिस भी करना होगा। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए पहले एम्प्लॉय के अंदर एक चीज मेंशन करिए, इंटेलिजेंस टेस्ट, उसका आईक्यू टेस्ट कैसा है, एक चीज। दूसरा, उसकी सबसे बड़ी जो वैल्यू होती है वो होती है सर पर्सनालिटी टेस्ट, वो बंदा किस तरीके से हमारी ड्यूटी को परफॉर्म करेगा और उसके बात करने का, बोलने का, कहने का बिहेवियर हमारी कंपनी में कैसा है। जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं सौरभ उपाध्याय आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं, जी हां, आपके अपने चैनल कॉमेट हब पर। तो बच्चों आज की वीडियो में हम लोग शुरू करने वाले हैं एज अ पीवाईक्यूज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिलेटेड टू द सीबीएसई बोर्ड। कई बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे गए हैं और आप लोगों के लिए बेसिकली इस चैप्टर से कुछ क्वेश्चंस को हम लोगों ने अटेम्प्ट करके लाया हुआ है, जहां पे हम उस क्वेश्चंस में जिसमें आपको एमसीक्यूज मिलेंगे, एसेशन रीजन वाले कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट बात सर क्या, केस स्टडीज मिलेंगी। अब चैप्टर जितना ज्यादा इंटरेस्टिंग था तो सर सीधी सी बात है उसके जो क्वेश्चंस होंगे, उसके जो कॉन्सेप्ट होगा सर वो भी बहुत बेस्ट होगा। तो आइए बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए सीधे हम लोग आ जाते हैं सर अपने आज के वीडियो पे, जहां हम लोग शुरू करने वाले हैं सर पीवाईक्यूज चैप्टर नंबर 6 स्टाफिंग का। आइए शुरू करते हैं। तो बच्चों आइए पहला क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले हम लोग पास एमसीक्यू निकल करके आया है। अब ये एमसीक्यू क्या है सर, थोड़ा उसके बारे में भी जान लिया, समझ लिया जाए। अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सर, ऐसे कई सारे क्वेश्चन हमारे पास आने वाले होंगे जिसमें बेसिकली हम लोग तो कुछ चीज समझना होगा, जानना होगा और ये चीजों को प्रीफर करेंगे सर कि इसमें कौन कौन से आंसर हमारे करेक्ट होंगे। हर पीवाईक्यू मैंने आपको बच्चा अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करके बताया है कि जब भी हम लोग किसी भी आंसर को मेंशन करेंगे तो बाकायदा पूरा 1 का ए नंबर ऐसे लिखेंगे और मान लीजिए इसका आंसर कुछ अगर तरीके से होता है तो ये पूरा 1 नंबर और सामने वाला पूरा एक्सप्लेनेशन करेंगे। आई बात समझ में। अब क्या होगा, तो आइए फटाफट हम उससे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, समझते हैं और फिर जानने की कोशिश करते हैं कि हमारा इसमें आंसर क्या निकल के आने वाला है। अब कह रहा है सर कि क्या, कि वर्कफोर्स एनालिसिस इज अ पार्ट ऑफ, वर्कफोर्स एनालिसिस का कौन सा पार्ट है, किसका पार्ट है। तो कह रहा सर रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट है, सिलेक्शन प्रोसेस का पार्ट है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोसेस का पार्ट है या एस्टिमेशन है मैन पावर रिक्वायरमेंट। तो बच्चों आपको याद होगा वो क्या था, एस्टिमेशन ऑफ मैन पावर रिक्वायरमेंट में सबसे पहला हमारे पास जो प्रोसेस निकल के आ रहा था जहां पे हमें रिक्रूटमेंट करना होगा, तो हम पहले क्या कर रहे थे बच्चा, ये देख रहे थे कि भाई हमारे पास कौन कौन से प्रोसेस अवेलेबल है। मतलब वर्कलोड एनालिसिस होती थी और क्या होता था हमारे पास, वर्कफोर्स की एनालिसिस होती थी। तो ये जो वर्कलोड है और जो ये वर्कफोर्स है बच्चा, इसी का ही ऑलरेडी पार्ट होगा। तो जहां हम लोग क्या करते हैं, एस्टिमेशन करते हैं, मैन पावर रिक्वायरमेंट के बारे में डिस्कशन करके चलेंगे और उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए बच्चा इसका आंसर बिल्कुल सही कर लीजिए, ये तो मैंने समझाने के लिए आपको लिखा था। इसका आंसर लिख लीजिएगा 1 का एज अ डी नंबर क्या होगा, एस्टिमेशन, बाकायदा इसको लिख लीजिएगा आप, ठीक, ऑफ मैन पावर रिक्वायरमेंट। तो जब भी बच्चा आप लोग जब स्कूल अपने एग्जाम में बैठिएगा तो एग्जाम में बाकायदा पूरा इस तरीके से ही मेंशन कर लिखिएगा, पहले कौन सा आंसर नंबर है, उसका कौन सा नंबर आपका जो होगा एमसीक्यू में, कौन सा एबीसीडी में कौन सा ये वो, और प्लस बाकायदा पूरा ये नाम लिखना होगा। आई बस में। चलिए अब अगले पे चलते हैं बाबू। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 2 पे, कहता है सर कि विच ऑफ दिस इज द पर्पस ऑफ रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट के इसमें पर्पस कौन सा निकल करके आता है। मेक श्योर दैट देयर इज अ मैच बिटवीन कॉस्ट एंड बेनिफिट, क्या कॉस्ट एंड बेनिफिट को देखना, टू अट्रैक्ट करना पोटेंशियल एम्प्लॉयज को विद द नेसेसरी क्वालिफिकेशंस के साथ में, प्लस हेल्प द फर्म टू क्रिएट द मोर कल्चरली डाइवर्स वर्कफोर्स, मतलब एक तरीके से मोर कल्चरली डाइवर्स करना वर्कफोर्स को, या हेल्प करना फर्म को किसी रिकॉग्नाइज करे और कैलिबर करे एवरी एम्प्लॉय के लिए। तो बच्चा सीधी सी बात है, कोई कॉस्ट एंड बेनिफिट के लिए हम लोग नहीं करते हैं। जो फर्म हमारी जो क्रिएट कर रही है मोर कल्चरली डाइवर्स वर्कफोर्स, बिल्कुल नहीं होता सर। रिक्रूटमेंट इसके लिए थोड़ी ना करती है कंपनी अपने ऑर्गेनाइजेशन में।
एंड लास्ट होता है हेल्प द फर्म टू रिकॉग्नाइज करना, जहां पे वो कैलिबर देखेगी एवरी एम्प्लॉय के अंदर कितना ज्यादा पोटेंशियल है, क्या चीजें हैं। तो भाई ये भी नहीं होता। मेन पर्पस क्या होता है बाबू कि टू अट्रैक्ट पोटेंशियल एम्प्लॉयज विद द नेसेसरी क्वालिफिकेशन, भाई जिसके पास नेसेसरी क्वालिफिकेशन है उसको अपने कंपनी के अंदर रिक्रूट करना। फ्रेश टैलेंट आएंगे निकल के कंपनी के लिए, वो हमेशा क्या होंगे, बेनिफिशियल्स होंगे। तो यहां पे क्या कर लेंगे, आप लिख देंगे एज अ सेकंड नंबर का जो बी नंबर क्वेश्चन होगा वो हमारा आंसर क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, थर्ड नंबर सॉरी क्या कहता है, रियल टेक बिल्डर्स हैं जो डिलीवर करते हैं द फ्लैट्स टू इट्स बायर, अपने बायर को फ्लैट देते हैं फॉर पोजीशन ऑन टाइम, बिल्कुल अधिकार के साथ अपने समय पे। तो ड्यू टू दिस देयर इज अ सडन इंक्रीज इन वर्कलोड, एकाएक भाई अचानक से वर्कलोड इंक्रीज हो रहा है। तो द कंपनी नीड्स टू अरेंज फॉर वर्कर, तो कंपनी को भाई चाहिए वर्कर्स अरेंज करने के लिए, क्यों, टू वर्क एट द साइट्स एट शॉर्ट नोटिस, जहां पे शॉर्ट नोटिस पे वर्क को अरेंजमेंट करने के, वर्कर को अरेंजमेंट करने की भाई नोटिस जारी होकर दी गई है। अब आप बताइए कि द सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट विच मे बी यूज्ड बाय द कंपनी टू टैप द कैजुअल वैकेंसीज, इसमें कौन सा कंपनी प्रॉपर तरीके से अपना इस्तेमाल वो कर सकती है, ये डिपेंड बच्चा आपके ऊपर करता है। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करना, एडवर्टाइजमेंट करना, रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज करना। यहां आपको दिख नहीं रहा होगा, नेक्स्ट टाइम से आप लोग को बिल्कुल अच्छे तरीके से कोशिश किया जाएगा। तो बच्चा यहां पे लिखा हुआ है एज अ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, आपने नाम सुना होगा। ठीक है, ये क्या हो गया, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज हो गया। तो ये एम्प्लॉयमेंट ना रह करके यहाँ पे, अब बताइए इसमें कंपनी जो एकाएक अचानक से वर्कलोड बढ़ रहा है तो कंपनी को भाई अरेंज करना, इसके लिए प्रॉपर तरीके से नोटिस दे दिया गया। तो उस नोटिस में भाई बताइए कि कौन से सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट कंपनी इस्तेमाल करेगी, कंपनी अपने कैजुअल वैकेंसीज के तुरंत के लिए। तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करेगी, एडवर्टाइजमेंट करेगी, रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज लेकर के आएगी, या एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज लेकर के आएगी। भाई अब देखिए डिलीवर करना है फ्लैट्स, अपने बायर को भेज रही है, इसके लिए क्या होगा, एक सडनली क्या हो रहा है, उनके वर्कलोड में इंक्रीमेंट आ जा रही है, सीधे आगे चीज बढ़ जा रही है। तो अब आप बताइए बच्चा इसके हिसाब से हमारा आंसर क्या होना चाहिए, प्रॉपर तरीके देखा जाए तो सीधा सर इसका आंसर एक ही होगा, सर का सडनली बढ़ जा रहा है तो कंपनी के पास एक ही ऑप्शन क्या है कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कंपनी तरफ जाए। तो ऑप्शन जो हमारा ए होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक बच्चा, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं तुरंत। आइए बच्चा, 4 नंबर पॉइंट क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है सर कि कुंदन एक लय है, ठीक, कुंदन लय है जो ज्वाइन करते हैं एक फूड प्रोसेसिंग यूनिट में फैक्ट्री वर्कर के रूप में। सिंस ही वाज एक्सपेक्टेड टू वर्क ऑन सोफिस्टिकेटेड मशीनरी, थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड मतलब होता है बच्चा जटिल मशीन, जटिल मतलब थोड़ा हो गया जो थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप की मशीन जो होती है उस पर काम करना था। तो ही वाज आस्क्ड टू अंडरगो स्पेशल ट्रेनिंग, तो भाई वो कहते हैं भाई कि मुझे भी एक तरीके से ट्रेनिंग, स्पेशल ट्रेनिंग अंडर में दी जाए। तो आइडेंटिफाई करिए वो कौन सा ट्रेनिंग होगा, मेथड विथ रेफरेंस टू द अबव लाइंस। तो बच्चा मैंने आपको एक तरीके से आपको याद होगा, एक पॉइंट आपको बताया था कि पहले सबसे ज्यादा क्या होता है कि पहले डमी मॉडल पे कंपनी क्या करती है, तो डमी मॉडल पे जो कंपनी होती है वो प्रॉपर तरीके से पहले आपको ट्रेनिंग देगी, और एक बार जब आप इस डमी मॉडल पे अपने आप को जब परफेक्ट हो जाएंगे तो कंपनी क्या करेगी, फिर कंपनी आपको भेजेगी एज ए रियल मशीनरी के ऊपर काम करने के लिए। आई बात समय में, तो इसके हिसाब समझिएगा बच्चा। तो क्या होगा, सबसे पहले हमें जाना होगा, और इस ट्रेनिंग हम लोग क्या बोलते हैं, जो डमी मॉडल की ट्रेनिंग होती है, तो डमी मॉडल की ट्रेनिंग को सर कहा जाता है जो वेस्टिब्यूल, क्या कहा जाता है, इसको वेस्टिब्यूल स्कूल कहते हैं या तो वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग कहते हैं। आया बस समझ में, तो ये क्या हो गया, तो वेस्टिब्यूल स्कूल या वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग तरीके से समझेंगे। तो इसमें आंसर क्या आ रहा है बच्चा, तो सीधा बिना कुछ कहे सुने ऑप्शन नंबर ए को क्या कर लेंगे हम लोग, एज अ करेक्ट मान लेंगे। क्लियर बात, चलिए अब आगे बढ़ा जाए। चलिए क्या कहता है भाई, आइडेंटिफाई करिए करेक्ट सीक्वेंस कौन होगा स्टेप्स का। तो आपको अच्छे से याद होगा वो सिलेक्शन प्रोसेस में कौन कौन सा हमारे पास ऐसे स्टेप्स होता था। तो कह रहा है सर कि पहला पॉइंट है मेडिकल एग्जामिनेशन होना, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट होना, रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेकिंग करना, सिलेक्शन डिसीजन लेना या जॉब ऑफर करना, फिर रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक करना, उसके बाद सिलेक्शन डिसीजन लेना, फिर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट देना, मेडिकल एग्जामिनेशन करना, फिर जॉब ऑफर करना। फिर एक ऑप्शन होता है सर जॉब ऑफर देना, रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक करना, सिलेक्शन डिसीजन लेना, मेडिकल एग्जामिनेशन करना या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट को जजमेंट करना। एंड लास्ट होता है सर कि रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक करना, फिर डिसीजन लेना, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन करना, फिर जॉब ऑफर देना, फिर उसके बाद क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट आ जाता है।
अब आप थोड़ा अपने हिसाब से देख लीजिए कि भाई देखो, सबसे पहले मेडिकल होगा, फिर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये तो आंसर बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट सबसे लास्ट में दिया जाता है, तो इस वाले ऑप्शन तो आप बिल्कुल पहले ही काट देंगे। अगला कहते हैं सर रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेकिंग, हाँ ये मान सकते हैं। फिर उसके बाद कंपनी करती है सिलेक्शन डिसीजन, हाँ ये भी मान सकते हैं। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं भैया, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट हमेशा जॉब ऑफर के बाद दिया जाता है, मतलब सबसे लास्ट में दिया जाता है, तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चा हम लोग के लिए गलत हो जाएगा। अगला कहता है कि जॉब ऑफर देना, रेफरेंस एंड बैकग्राउंड, भैया तो पहले से ही गलत, क्योंकि जॉब ऑफर सबसे पहले नहीं आएगा ना, पहले हम आपके रेफरेंस बैकग्राउंड चेक करेंगे, फिर कंपनी डिसीजन लेगी, फिर मेडिकल ट्रीटमेंट कराएगी, फिर उसके बाद सबसे ट्रीटमेंट मतलब मेडिकल एग्जामिनेशन कराएगी, उसके बाद जॉब ऑफर देगी, फिर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट करेगी। अब इसमें क्या कहता है लास्ट वाले में, रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेकिंग करेगी कंपनी, सिलेक्शन डिसीजन लेगी, मेडिकल एग्जामिनेशन करेगी बच्चा आपका, फिर जॉब ऑफर आपको देगी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट लेके जाएगी। तो ऑप्शन नंबर हमको क्या लग रहा है, डी नंबर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। सबसे पहले कंपनी आपके रेफरेंस और बैकग्राउंड को चेक करती है, क्या करती है, रेफरेंस और बैकग्राउंड को चेक करेगी। उसके बाद कंपनी आपके लिए सिलेक्शन डिसीजन लेगी, उसके बाद कंपनी आपका मेडिकल एग्जामिनेशन कराएगी, और एक बार जब कंपनी 100% कॉन्फिगर हो जाएगी कि आप बिल्कुल मेडिकली फिट हैं, तो कंपनी की तरफ से आपको जॉब ऑफर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। जॉब ऑफर में कंपनी बताएगी सर आप आज से हमारे कंपनी के लिए आप बिल्कुल एक्सेप्टेबल हैं, आप कल से हमारे जॉब पे आ जाइए। उसके बाद फिर हमारे और आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, उसको बोला जाता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो ये भी ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन किया गया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा बच्चा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, तो इसको आप बिल्कुल करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए इसको फटाक से आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग तुरंत आगे बढ़ते हैं और आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है बच्चा, वो ध्यान दीजिएगा। कहता है एक अरुणा है, अप्लाई करती है फॉर द पोस्ट ऑफ एन आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर, एक रेप्यूटेड स्कूल जो दिल्ली में है। आफ्टर सक्सेसफुली क्लियरिंग द टेस्ट, जब उन्होंने सारे टेस्ट को क्लियरफुली सक्सेस कर लिया, इंटरव्यू को भी पास आउट कर लिया, तो शी वॉज ऑफर्ड अ लेटर कंटेनिंग द डेट ऑफ ज्वाइनिंग, उन्हें कंटेनिंग डेट ऑफ ज्वाइनिंग उनको मिल चुका है, ठीक है, उनको ऑफर एक लेटर दिया गया है। और कहा जाता है कि बताइए सर ये कौन सा स्टेप है हमारे स्टाफिंग प्रोसेस का जो आपके इस लाइन में प्रॉपर तरीके से आपके सामने क्या किया गया है, एज अ प्रेजेंट करके रखा गया है। तो बच्चा को बताना होगा क्या वो रेफरेंस और बैकग्राउंड चेकिंग का लेटर था, नहीं। क्या वो सिलेक्शन डिसीजन का था, नहीं। क्या वो जॉब ऑफर था, हाँ वो जॉब ऑफर में ही आपकी एज अ डेट ऑफ ज्वाइनिंग को प्रॉपर तरीके से क्या किया जाता है, एज अ मेंशन किया जाता है। उसके बाद फिर हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट बन जाएगा। तो बच्चा बिना कुछ कहे सुने क्या कर लेंगे, जो ऑप्शन नंबर सी को प्रॉपर तरीके से ऑब्जर्व करके ये ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन एज अ सी इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको डन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। आइए 7 नंबर क्वेश्चन पे। 7 नंबर वाले बच्चा क्वेश्चन पे क्या कहता है, 7 वाले क्वेश्चन पे कह रहा है कि अनु एक सेलेक्टेड बाय अ बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग बीपीओ यूनिट में है, जो वर्च्यू फॉर बीइंग एक्सट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट मतलब हो गया जो समाज में मेल जोल दिखाता हो, जो सबसे मिलनसार हो, सबसे मिलता जुलता बातचीत करता है, एंड वेल वर्स इन इंग्लिश स्पीकिंग, और अच्छे तरीके से स्पीकिंग भी अच्छी खासी बोलती करती है, ठीक है। तो सी ऑल्सो जो पोजेस्ड गुड एकेडमिक क्वालिफिकेशन भी उसके पास है और एप्टीट्यूड भी उसके पास अच्छी खासी लर्निंग की है। हाउएवर अनु वाज सिलेक्टेड ओनली द बेसिस ऑफ द अबव स्किल, तो अनु को जो सिलेक्टेड किया भी जाएगा या किया गया है वो किया गया उनके स्किल्स के हिसाब से, ठीक है। बट द जॉब रिक्वायर्ड सम अदर स्किल्स ऑल्सो, लेकिन भाई कंपनी में जो जॉब है वो आपको कुछ और भी अदर रिक्वायरमेंट आपके स्किल्स की डिमांड कर रहा है। तो टू मेक हर द राइट पर्सन फॉर द रोल, व्हाट स्टेप शुड बी कैरिड आउट by the organization in order to make her a potential and efficient employee। तो बताइए बच्चा क्या होगा, क्या उनको हम ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट करेंगे, क्या हम उनको प्रॉपर तरीके से ऑन बोर्ड करें, ऑन बोर्ड मतलब क्या अभी तो उनको जॉब पे रख ही नहीं रहे हैं, और प्रोवाइडिंग करेंगे उनको उनके एक्सेस को टू द रिक्वायर्ड कोर्स के लिए। तो हमको लग रहा है बच्चा ये देखिए ट्रेनिंग पहले बात तो देंगे बंदे को, और क्या देंगे उनको ऐसा प्रोवाइडिंग करेंगे, एक्सेस भी देंगे भाई रिक्वायरमेंट कोर्स के लिए, भाई हमें क्या क्या चीजें आपके लिए कंपनी चाहिए। तो क्या हो जाएगा इसमें हमारा बच्चा जो ऑप्शन नंबर जो डी है ये सही हो जाएगा, इसमें बोथ ए एंड सी, मतलब ये भी सही है सर और ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर क्या लिखा हुआ, बोथ ए एंड सी। तो इसमें आप लिख लीजिएगा कि सर क्या हो जाएगा कि ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये हमने आपको बताया हुआ है, लेकिन जब आप एग्जाम में जाएंगे तो एग्जाम में आप बकायदा इसको ऐसे लिखेंगे कि 7th का डी नंबर, फिर इसका आंसर लिखेंगे बोथ ए एंड सी, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग तुरंत आगे बढ़ते हैं। आइए बच्चा, भाई कहता है कि सर वर्कलोड एनालिसिस हेल्प करता है असेस करने में, किसको असेस करने में, एम्प्लॉयज रिक्वायर्ड इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी में, एम्प्लॉयज रिक्वायर इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी में,
ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स में बोथ ए एंड बी। बच्चा आपको याद होगा कि जब हम लोग वर्कलोड एनालिसिस कर रहे थे तो ये देख रहे थे भाई कि टाइप ऑफ पीपल, ठीक, और नंबर ऑफ पीपल, दोनों की रिक्वायरमेंट हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो रही थी। तो वर्कलोड तो भाई यही तो कह रहा था भाई कि हमें टाइप ऑफ वर्कर्स भी रिक्वायरमेंट करना होगा प्लस नंबर ऑफ वर्कर्स की भी रिक्वायरमेंट करनी होगी। तो सीधा साधा फंडा बच्चा क्या हमारे पास आ जाएगा कि जहां पे हमें क्वालिटी में भी बंदा चाहिए और क्वांटिटी में भी बंदा हमको चाहिए, तो क्या होगा, बोथ ए एंड बी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बाबू, ये जो नवा नंबर जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इन नंबर को करेक्ट कर लीजिएगा। तो लिख लीजिएगा 8 का डी और यहां पे कर लीजिएगा एज अ बोथ ए एंड बी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, एज अ करेक्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी किसी को, उम्मीद है नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं बच्चा, कहता मैनी बिग ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन करती है क्लोज रिलेशंस विद द यूनिवर्सिटी से, वोकेशनल स्कूल्स में एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स में भी रिक्रूट करने के लिए कि क्वालिफाइड पर्सन हमारे पास आएंगे। क्योंकि आपको पता होगा ये कैंपस रिक्रूटमेंट वाला टॉपिक निकल के आ रहा है बच्चा, जहां पे बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन कंपनियां क्या करती हैं, जो होती हैं वो कंपनियों के संग उनका टाई अप होता है, जहां पे उनके बच्चे जाकर सीख सकते हैं। ट्रेनिंग सेंटर उनके लिए खुला रहता है जहां पे जाकर वो सीख सकते हैं। ये ऑफ द जॉब वाला मेथड वाला हिसाब किताब है, या ऑन द जॉब में भी कर सकते हैं। तो आप बताइए कि दिस इज नोन, इसको किस नाम से जाना जाता है, प्लेसमेंट एजेंसी एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट के नाम से जानेंगे, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के नाम से जानेंगे, लेबर कॉन्ट्रैक्टर के नाम से जानेंगे, या एज अ कैंपस रिक्रूटमेंट के नाम से जानेंगे। तो सीधा सा बता बच्चा क्या, यहाँ पे कंपनी आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ रही है, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ लिख लीजिएगा, तो ऑप्शन जो डी होगा वो करेक्ट है। पहला बात, मतलब हमारा आंसर कैसे लिखेंगे, आप आंसर लिखेंगे ये सर 9 नंबर का, 9 का जो डी होगा क्या है, एज अ लिख लीजिएगा यहां पे कैंपस रिक्रूटमेंट। क्या कर लेंगे, कैंपस रिक्रूटमेंट करेंगे, ठीक है। चलिए फटाक से अब आगे बढ़ जाते हैं। कह रहा सर कि अंडर दिस मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट, जहां पे कंपनी बोल रही है कि एन ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन्स अ डाटाबेस ऑफ अनसॉलिसिटेटेड एप्लीकेंट्स ऑन देयर ऑफिसेज व्हिच इज द मेथड। कह रहा सर कि जहां पे ऑर्गेनाइजेशन ने मेंटेन किया हुआ है उन लोगों का डाटा जो एक अनसॉलिसिटेटेड थे। इसका मतलब था कि मतलब आपके ऑर्गेनाइजेशन ने सबसे पहले वैकेंसी निकाली थी, उस वैकेंसी को अट्रैक्ट होते हुए देखा गया तो कई सारे इंप्लॉई या जॉब सीकर्स थे। जॉब सीकर मतलब होता है बच्चा जॉब खोजने वाले, वो लोग आपकी कंपनी में आए और अपने सीवी और रिज्यूमे को सबमिट कर दिया। अब दैट टाइम उस समय आपको रिक्वायरमेंट तो थी नहीं, या उनकी रिक्वायरमेंट उस समय नहीं थी, तो आपने क्या किया, उनके सारे डाटा को अपने फाइल में ऑलरेडी बचा करके दबा करके रख लिया। अब आप क्या करोगे कि जब इन केस फ्यूचर में आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो आप फिर इन लोगों को उठा के हमको कॉल करोगे। तो मैंने आपको बताया बच्चा वो कैजुअल कॉलर में आते हैं। किस में आते हैं, कैजुअल कॉलर में। तो ऑलरेडी आंसर क्या निकल के आ जाएगा, दिखाई दे रहा है कैजुअल कॉलर, देखिए भाई से दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर बी। तो क्या कर लेंगे यहाँ पे 10th का बी नंबर कर लीजिएगा। तो यहां पे हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। तो आप ऐसे लिखेंगे, तो 10th का बी नंबर कैजुअल कॉलर्स, ठीक है। चलिए इसकी शॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चे आगे आते हैं। क्या कह रहा है स्टेटमेंट, का सर आउट ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, डेवलपमेंट इज वाइडर इन स्कोप। कह रहा है सर कि जो देखा जाए आउट ऑफ ट्रेनिंग डेवलपमेंट की बात की जाए तो डेवलपमेंट एक वाइडर है स्कोप में। और स्टेटमेंट 2 कह रहा है कि सर इसमें फ्रेशली अपॉइंटेड पीपल नीड, उनको चाहिए ओरिएंटेशन। भाई जो बिल्कुल अभी फ्रेशली अपॉइंटेड जो नए नए बंदे हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ रहे हैं वो क्या है, उनको ओरिएंटेशन चाहिए, मतलब उनको मेल मिलाप चाहिए, पहले वो ऑर्गेनाइजेशन के रूल से, रेगुलेशन से, पॉलिसी से थोड़ा क्या हो सके, फैमिलियर हो सके। आपने देखा होगा जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं तो कंपनियां क्या करती हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि नए एम्प्लॉयज के लिए हमेशा एक छोटा सा प्रोग्राम हमेशा कंडक्ट कराती हैं। प्रोग्राम मतलब ये हो गया बाबू कि जहां पे नए एम्प्लॉयज आएंगे वो अपने पुराने एम्प्लॉयज के संग आकर के मिलेंगे, पुराने वाले आकर अपने नए वालों के संग मिलेंगे, थोड़ा सा फैमिलियर हो जाएंगे। जो हेजिटेशन मन के अंदर आती है ना कि यार कैसे उनसे मिलेंगे, कैसे उनसे बात करेंगे, तो ये सारी चीजें बिल्कुल एक जगह पे उनका प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन कराया जाता है, ठीक है। तो ट्रेनिंग डेवलपमेंट का काम एसेसन रीजन कर रहा था और सेकंड वाले में बता रहा है कि सर जहां पे उनको चाहिए ओरिएंटेशन प्रोग्राम। अब आपको बच्चा ये बताना है इसमें कि हमारा कौन सा इसमें ऑप्शन हमारा क्या होगा, या सही है। तो देखिए स्टेटमेंट 1 कर रहा है कि आउट ऑफ ट्रेनिंग डेवलपमेंट, डेवलपमेंट इज वाइडर, इसको सही है। स्टेटमेंट 2 कर रहा है सर कि फ्रेशली अपॉइंटेड पीपल जो है उनको ओरिएंटेशन चाहिए, ये भी सही है। मतलब सर स्टेटमेंट 1 भी करेक्ट है, 2 भी करेक्ट। आंसर क्या कहता है, 1 and 2 बोथ आर करेक्ट, 1 and 2 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट, सेकंड इज करेक्ट, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट। नहीं सर दोनों सही हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा, ए नंबर। तो यहां पे लिख लीजिएगा मेंशन करके कि ऑप्शन ए इज क्या हो जाएगा,
हमारा हो जाएगा करेक्ट। तो आंसर इसको बकायदा आपको प्रॉपर तरीके से ये 11th का ए नंबर लिखिएगा, ठीक है, कि बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट लिख लीजिएगा इस तरीके से, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। क्या कहता है भाई एसर्शन, अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि सर एसर्शन कहता है कि एक्सपेंसेस ऑन ट्रेनिंग आर द इन्वेस्टमेंट फॉर द फ्यूचर। भाई जो ट्रेनिंग पे जो एक्सपेंस किया जाता है वो इन्वेस्टमेंट होता है सर फ्यूचर के लिए, सही बात है। और रीजन आर कह रहा है सर एक्सपेंसेस ऑन ट्रेनिंग मेक्स एम्प्लॉयज एबल टू कंप्लीट देयर वर्क, कि वो अपने वर्क को कंप्लीट कर पाए एन एफिशिएंट मैनर, अपने एक एफिशिएंट मैनर में, और गिव द बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन टू द ऑर्गेनाइजेशन। इससे क्या हो गया, ऑर्गेनाइजेशन को एक स्पेशलाइजेशन मिलेगी। तो बच्चा यहाँ पे एसर्शन बता रहा है ट्रेनिंग के बारे में कि वो फ्यूचर फ्यूचर में अच्छे तरीके से ग्रोथ करेगा। और यहां पे आप देखेंगे कि यहां पे भी आपके वर्क को एफिशिएंट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है, प्रॉपर आपको ट्रेनिंग दे रही है, जिससे कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन को क्या मिलेगा, एक स्पेशलाइजेशन मिलेगा। तो सीधा सा कॉन्सेप्ट क्या होगा सर, बिल्कुल करेक्ट है। तो ए आर बोथ आर करेक्ट एंड क्या हो जाएगा, आर इज द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ ए। तो क्या करेंगे, लिख लीजिएगा, ऑप्शन क्या लिखा हुआ है, ए इज करेक्ट, ठीक है, एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ ए इज करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ ए। तो बिल्कुल करिएगा सर ऑप्शन नंबर बी, ए भी करेक्ट है, आर भी करेक्ट है, एंड दोनों क्या होंगे, करेक्ट एक्सप्रेशन बना हुआ। तो मतलब आप कर लीजिएगा ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी, क्या कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, डन है। चलिए आगे बढ़, शॉट लीजिए फटाक से, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई, अब अच्छा अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो समझिए। कह रहा है सर कि आउट ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ये तो हो चुका था ना, ठीक है, वही क्वेश्चन है क्या। तो क्या कह रहा है बच्चा कि अंडर इंटरनल, इसमें जो क्वेश्चन अगला क्वेश्चन नंबर है कि अंडर इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट एम्प्लॉयज गेट मोटिवेटेड। ये बताया जा रहा है कि सर जो इंटरनल सोर्स होते हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में, वो क्या होता है, उसमें एम्प्लॉयज हमारे फिलहाल मोटिवेटेड हो जाते हैं। भाई अच्छी बात है, होना भी चाहिए। भाई मोटिवेट नहीं होंगे तो सर कैसे आगे काम चलेगा। भाई मोटा भी होना है, वेट भी तो बढ़ाना है। मतलब एक बात कल कह रहे हैं कि इसे अब मोटिवेट का मतलब हो गया सर जैसे कि किसी पर्टिकुलर चीज को देख करके थोड़ा अपने अंदर जो ना कुछ देर के लिए आप शॉर्ट रील्स देखिए या वीडियोस देखिए, तो कभी कभी उसमें कुछ ऐसे ऐसे रील्स आ जाते हैं या कभी कभी उसमें कुछ ऐसे शॉर्ट वीडियोस आ जाते हैं जिनको आपको देखने का बार बार मन करता है। उसको देख कर फिर आपके अंदर एक छोटा सा एक बड़ी अच्छी चीज़ प्रकट होती है कि हाँ यार क्या बात है। कभी आप किसी डीएम को देखिए, कभी आप किसी डीआईजी को देखिए, आप कभी किसी बड़े ऑफिसर को देखिए, थोड़ा उनको उतरने उठने बैठने का तरीका, जब 20-50 पुलिस वाले हो उनको सैल्यूट कर रहे हो, उनको रिस्पेक्ट मिल रही हो, ठीक है, मतलब डेजिग्नेशन भी है, सैलरी भी है, प्रमोशन, सब कुछ मिल रहा है। उसके साथ साथ में क्या मिल रहा है, उनको थोड़ा अच्छे तरीके से उनकी वैल्यू भी उसमें इंक्रीज कराई की जा रही है। वो क्या हो जाता है बच्चा, तो वो टोटल तरीके से अगर आ जाता है तो भाई मोटिवेशन तो होना अच्छी बात है। अब मोटिवेशन सर क्यों नहीं होगा, एक एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बैठा हुआ है और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो काम कर रहा है, लेकिन वो आपके लिए पार्ट टाइम भी काम कर रहा है। जब जब आप उसको बुला रहे हो, कह रहे हो, तब वो आपकी कंपनी के लिए, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपना 100% एफर्ट लगा के दे रहा है, लेकिन वो मोटिवेट नहीं हो पा रहा है। तो मोटिवेट करने की सबसे बड़ी बात क्या है सर, अपना सपना, मनी। तो भाई पैसा दीजिए ना। पैसा एक ऐसी चीज है सर जहां पे आप हाईली मोटिवेटेड हो जाएंगे। एक बार देखिए तो देखिए, तो ये हाईली मोटिवेशन का जो नशा है वो कहां से आता है, तो मोटिवेशन का सबसे पहला एम्प्लॉय एक ही तरीके से मोटिवेट होगा जब आप उनके लिए सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट देंगे। आप उनको जब बताएंगे उनके बेटर फ्यूचर के लिए, ग्रोथ के लिए उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे, प्लस उनके साथ सैलरी में इजाफा करेंगे, उनका प्रमोशन करेंगे, तो ये मोटिवेशन का अच्छा खासा एग्जाम्पल हो जाता है। क्या करती है कंपनी,
और अगला कहता है रीजन कहता है मेजॉरिटी ट्रांसफर एंड प्रमोशन आर इंक्लूडेड इन द इंटरनल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट। अब बच्चा आपको यहां पे प्रॉपर तरीके से बस ये बताना होगा कि इसमें हमारा आंसर क्या निकल के आएगा। तो भाई इंटरनल सोर्स में क्या होता है कि रिक्रूटमेंट इंप्लॉयज की जाती है, वो मोटिवेट हो जाते हैं, और मेजॉरिटी ट्रांसफर एंड प्रमोशन करने जो इंक्लूडेड होता है वो इंटरनल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट के एग्जांपल्स हैं। सीधा सा बना सर, अंडर ये भी सही है और ये भी सही है, तो दोनों दूसरे के बिल्कुल तरीके से क्या है, लेकिन ये भी सही है ये भी सही है, लेकिन जो रीजन है वो इसके हिसाब से नहीं हो कि यहां पे बात कर रहा है मोटिवेशन की, और यहां पे आप बात बता रहे हो इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट के, किसके बारे में बता रहे हो, उसके बारे में आप बता रहे हो सर टाइप्स ऑफ इंटरनल सोर्सेज के बारे में। तो मतलब दोनों होगा, ठीक है, ए करेक्ट है, आर भी करेक्ट है, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ ए। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या आ जाएगा बच्चा, ए नंबर। तो यहां पे लिख लीजिएगा कि ऑप्शन जो हमारे पास होकर के आने वाला है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसके शॉट लीजिए फटाक से, फिर आगे बढ़ते हैं। अब बच्चा अब जो सिलसिला शुरू होने वाला है वो सिलसिला शुरू होने वाला है हमारे केस स्टडीज का। किसका, केस स्टडीज का। तो आइए अब यहां से शुरू करते हैं फटाफट अपने केस स्टडीज के बारे में। 12 क्वेश्चन तो उसमें हमको मिल गया, क्या बोलते हैं हमारे एमसीक्यू वाले में, और अब जो होगा अब हम शुरू करने वाले हैं एज अ पॉइंट ऑफ व्यू केस स्टडीज के बारे में, ठीक है। क्या क्या समझेगा, एक अल्फा इंटरप्राइजेस है, तो क्वेश्चन क्या कहता है, अल्फा इंटरप्राइजेस जो हमारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है कि कंपनी है जो मैन्युफैक्चर करती है वाटर गीजर। द कंपनी हैज अ फंक्शनल स्ट्रक्चर, कंपनी अपने फंक्शनल स्ट्रक्चर के हिसाब से 4 मेन फंक्शन बनाई हुई है। प्रोडक्शन कंपनी मार्केटिंग रखा हुआ है, फाइनेंस का रखा हुआ है और ह्यूमन रिसोर्स का रखा हुआ है। एज द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट ग्रू, जैसे प्रोडक्ट डिमांड बढ़ती है, मार्केट में आती है, तो कंपनी डिसाइड करती है टू हायर मोर एम्प्लॉयज, ज्यादा इंप्लॉयज को आगे बढ़ाना है। तो आप बताइए, आइडेंटिफाई कर द कॉन्सेप्ट विच विल हेल्प द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, एचआर मैनेजर को इन डिसाइडिंग द एक्चुअल नंबर ऑफ पर्सन्स रिक्वायर्ड इन ईच डिपार्टमेंट। भाई कैसे बढ़ेंगे, तो आपको याद होगा कि जब नंबर ऑफ वर्कर्स एंड टाइप्स ऑफ वर्कर्स की रिक्वायरमेंट होगी तो हम कौन सा एनालिसिस करते हैं, वर्कलोड एनालिसिस करते हैं। तो यहां पे कंपनी को क्या करना चाहिए, प्रॉपर तरीके से सर एक वर्कलोड एनालिसिस के बारे में कंपनी को फोकस करना चाहिए। किसके बारे में, वर्कलोड एनालिसिस के बारे में। इसको थोड़ा सा और कुछ ऐसे लिख लीजिए, क्या होगा, पहली बात वर्कलोड, अगला क्या हो गया हमारे पास, एनालिसिस हो गई। तो भाई कंपनी अगर इस कॉन्सेप्ट को फॉलो कर लेगी तो कंपनी की बल्ले बल्ले हो जाएगी, कंपनी इसको फॉलो नहीं करेगी तो कंपनी की बल्ले बल्ले नहीं हो जाएगी। तो डिपेंड क्या करता है, तो कंपनी का बल्ले बल्ले करना होगा तो कंपनी को वर्कलोड एनालिसिस भी करना होगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चा, फिर आगे बढ़ते हैं। तुरंत छोटा सा क्वेश्चन था, ठीक है। आइए अगला पॉइंट कहते हैं, क्या कहता है भाई, एक प्लूटो है, पता नहीं कौन से प्लूटो है, तो प्लूटो एक यूटेंसिल्स है, एक बहुत ओल्ड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। रिसेंटली इसको फाउंड किया गया है बाय द मैनेजमेंट दैट द एम्प्लॉयज हु वर वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन वर लेथार्जिक विथ लिमिटेड स्किल्स। में काम कर तो रहे लेकिन लिमिटेड स्किल्स के संग काम कर रहे हैं। तो द मैनेजमेंट कंपेयर करती है ऑर्गेनाइजेशन विद दैट ऑफ अदर्स। अगले से दिया जाए दूसरी का, अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी का थोड़ा सा अपने आप को वो मैनेज करेगी या मैच करेगी, कंपैरिजन करेगी, पता क्या लगता है भैया अच्छा खासा ह्यूज डिफरेंस है हमारे पास। तो when a proper analysis of job positions and their occupants was done, it was found that many of them were not working at place suitable or to them। मतलब जिसको जो वर्क दिया गया था वो बंदा उस सुटेबल प्लेस पे तो अवेलेबल है ही नहीं। तो दिस इंक्रीज द वरी ऑफ द मैनेजमेंट। तो ये मैनेजमेंट के लिए बड़ी सोचने का विषय हो गया, भाई कंपनी बड़ी सोच रही है कि क्या करें क्या ना करें, कैसे इसको मैनेज करें। तो द ऑर्गेनाइजेशन हैड ऑलरेडी स्पेंड 5 डिकेड्स इन द इंडस्ट्री एंड वाज वरी, 5 दशक कंपनी ने बिता दिए। सोचिए मतलब इतने समय से, कम 50 साल से चला रही है, वाज वरीड अबाउट द सक्सेसफुल हो गया। तो कंटिन्यूशन ऑफ बिजनेस विच रिक्वायर्ड कैपेबल फ्यूचर मैनेजर बट द करंट एम्प्लॉयज वर नॉट मच कैपेबल। कंपनी ये सोच रही है भाई चलो हम आगे बढ़ेंगे, इनके थोड़ा सा इन फ्यूचर में आगे चलेंगे तो हमारे पास अच्छा खासा एक इंक्रीमेंट होगा, अच्छा खासा लोग हमारे थोड़ा अट्रैक्ट होंगे, हम फ्यूचर मैनेजर बनाकर रखेंगे। लेकिन क्या करें सर, हमारे घर का ही जो सर कहानी खत्म है भाई। हमारे जो कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉयज हैं वो सर इंटरेस्ट ले नहीं रहे हैं कंपनी में काम करने के लिए, या प्रॉपर स्किल का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, और ये हमारे लिए बड़ी चिंता का विषय हो गया ना भाई, क्योंकि हम उनके ऊपर पैसा खर्चा कर रहे हैं, वो हमारे लिए आउटपुट दे नहीं रहे हैं। तो क्या कहती है कंपनी, तो बट द करंट एम्प्लॉयज वर नॉट मच कैपेबल, तो द कंपनी हैड रिसेंटली सफर्ड। इससे क्या हुआ सर, कंपनी चली गई लॉस में।
लो भैया गई भैंसिया पानी में, है ना। तो अगर भैंसिया पानी में चली जाएगी तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि भैंसिया पनिया में रहेगी, तो भैंसिया पनिया से बाहर भी तो निकल के आएगी ना। तो वो कैसे निकल करके आएगी, तो वो निकल के कुछ इस तरीके से आएगी कि भाई हमें कुछ स्टेप डालना होगा, कुछ रूल्स को फॉलो करना होगा, पॉलिसीज फॉलो करने पड़ेंगे। इट वॉज रनिंग आउट ऑफ बजट. To add its problems, the number of employees was more than required, so the company had to bear additional cost. It is said that one bad thing leads to another. एक मछली जैसे वो तालाब गंदा कर देती है, तो भाई एक गलत काम कर रहा है, एक बिल्कुल निठल्ला है, बेवकूफ है, वो काम नहीं करना चाह रहा, तो उसका देखा देखिए भाई बाकी भी देखो वो भी काम नहीं कर रहा, हम भी नहीं करेंगे, चलो भाई एक को देखा देखी, ठीक है, मिले साथ हमारा तुम्हारा, वही काम हिसाब किताब हो गया, एक से बड़े दो, दो से बड़े चार. तो दिस केम ट्रू फॉर द कंपनी when there was some negative reporting हो लगा about its HR practices in daily newspaper, तो where it was mentioned that the employees were not satisfied and suffered with the low morale. अब इसका एक गलत मैसेज चला गया मार्केट में, ठीक है। तो क्या बताने लगा भाई कि मार्केट में HR गलत तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं, न्यूज़पेपर में उनके बारे में मेंशन किया जा रहा है, एम्प्लॉयज की सेटिस्फाई नहीं है, सफर कर रहे हैं लो मॉरल से। तो द सीन 40 years back was different when the company used to the number of one brand in its segment, तो which function of management does not seem to be working well for the कंपनी इन द अबव केस। एक तो ये पूछ रहा है। दूसरा कहा सर कि आप आइडेंटिफाई करिए कुछ डिफरेंट बेनिफिट्स के बारे में कि अगर कंपनी प्रॉपर तरीके से उस फंक्शन को यूटिलाइज करे तो कंपनी को क्या हो, कंपनी अपने एंजॉय कर सकती है एवरीथिंग को, जो वर्क उसके फेवर में निकल करके आएगा। तो भाई सबसे पहला काम क्या करना होगा, हम लोग को प्रॉपर तरीके से पूरा फॉलो करना होगा। तो आइए अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं पूरा बकायदा, तो प्रॉपर तरीके से क्या होगा। तो भाई विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट होगा, भाई सबसे पहले काम कर ली सर, कंपनी का जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, वो स्टाफिंग होगा। तो बच्चा देखिए यहाँ पे ये एक नंबर लिखा हुआ है, देख रहे हैं, मतलब ये एक नंबर आपको आइडेंटिफाई करने में आपको एक नंबर मिलेगा, ठीक। तो विच फंक्शन पूछा हुआ है। और 5 में बताया पूछा कि डिफरेंट बेनिफिट्स बताइए जो कि प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर सकती है फंक्शन के लिए, जो कंपनी के लिए बेटरमेंट हो कि कंपनी इस तरीके की जो बेवकूफ ऑलरेडी हमारे कंपनी में जो है अवेलेबल हैं, जो काम नहीं करना चाह रहे हैं स्किल होने के बावजूद भी, तो इन लोगों को भाई कैसे प्रॉपर तरीके से मैनेज किया जाए। तो आइए तो इसके लिए कुछ हम लोग क्या लिखेंगे, कुछ पॉइंट कुछ बेनिफिट्स लिखेंगे स्टाफिंग के। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा एज अ बेनिफिट्स ऑफ स्टाफिंग, ठीक है। तो देखिए भाई पहला पॉइंट क्या करके आ रहा है। अब सोचिए कि अगर ऑर्गेनाइजेशन अगर होगी, कंपनी होगी, अपने पर प्रॉपर तरीके से क्या करेगी, अगर लोगों को रखेगी तो क्या होगा, पहला पॉइंट रखिएगा बेनिफिट से होना चाहिए कि जो राइट पर्सन हो, एट राइट जॉब पे हो। पहला काम तो भाई कंपनी ये करे, आई बात समझ में, क्या राइट पर्सन को पहली बात तो आप राइट उसको जॉब ऑफर करिए, एक चीज हो जाए। दूसरा क्या होगा सर, अगर राइट पर्सन राइट जॉब पे आएगा तो जो कंपनी के पास जो कॉम्पिटेंट पर्सोनल निकल करके आएंगे वो भी अच्छे खासे निकल के आएंगे। तो भाई कंपनी के पास क्या होगा, तो भाई कॉम्पिटेंट क्या होंगे हमारे पास, ऑर्गेनाइजेशन के पास एक कॉम्पिटेंट हमारे पास प्रॉपर तरीके से एक पर्सोनल निकल के आएंगे, ठीक। तीसरा पॉइंट क्या हो सकता है सर, अब जब पर्सोनल कॉम्पिटेंट निकल के आएंगे तो क्या होगा सर, उनको एज इंप्रूव मिलेगा, तो इंप्रूव मिलेगा जॉब सेटिस्फैक्शन के लिए, क्या मिलेगा, जॉब सेटिस्फैक्शन। अगला पॉइंट क्या हो सकता है कि उनका मॉरल बूस्ट होगा, ठीक है, तो मॉरल बूस्ट ऑफ एम्प्लॉइज हो सकता है, ठीक। और प्रॉपर तरीके से अगर कंपनी अगर ट्रेनिंग देना शुरू कर दे तो भाई ट्रेनिंग देगा तो कंपनी का ऑलरेडी क्या होगा, तो इसमें आप ऊपर नीचे कुछ भी कर सकते हैं, तो डिपेंड करता है। तो एक पहले कर लिए राइट पर्सन को राइट जॉब दे दीजिए, कॉम्पिटेंट पर्सोनल कर लीजिए, इंप्रूव जॉब सेटिस्फैक्शन कर दीजिए, मॉरल बूस्ट होगा एम्प्लॉइज का। और अगला क्या होगा, ट्रेनिंग दे दीजिए, या ट्रेनिंग को पहले करके फिर उनको इंप्रूव जॉब सेटिस्फैक्शन कर दीजिए और मॉरल बूस्ट ऑफ एम्प्लॉइज कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप कवर कर सकते हैं, तो डिपेंड ये करता है आपके ऊपर। क्लियर बात। तो चलिए फटाक से इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बढ़ते हैं हम लोग हैं। क्या कहता है बच्चा, समझिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में कि मिस्टर नरेश है रिसेंटली कंप्लीट करते हैं अपना एमबीए फ्रॉम वन ऑफ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो स्कूल था वहां से किए हैं, बहुत अच्छी बात है, बधाई उनको। ही हैज बीन अपॉइंटेड एज अ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, तो वो एक एचआर मैनेजर बन जाते हैं ट्रक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में। द कंपनी हैज 1500 एम्प्लॉइज, कंपनी के पास 1500 एम्प्लॉइज हैं।
एंड एक्सपेंशन प्लान इन हैंड दैट मे रिक्वायर एडिशनल 500 पर्सन को और 500 लोग चाहिए कंपनी के अंदर फॉर वेरियस टाइप्स ऑफ, जो जितने जो हमारे पास जो वेरियस टाइप्स ऑफ जॉब्स अवेलेबल हैं। तो मिस्टर नरेश हैज बीन गिवन द कंप्लीट चार्ज ऑफ द कंपनीज ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। तो भाई जो मिस्टर नरेश जी हैं उनको पूरा का पूरा चार्ज मिल चुका है कंपनी की तरफ से, भैया कि आप अपने हिसाब से चीजों को देखिए, मैनेज करिए, लिस्ट आउट करिए कि स्पेशलाइज्ड एक्टिविटीज जो मिस्टर नरेश अप्लाई करेंगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर परफॉर्म करेंगे। तो बताइए कौन कौन से उनका काम, एक तरीके से एक ड्यूटीज उनको बताना होगा बच्चा, उनकी पूरी लिस्टिंग करनी होगी, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या होता है, तो भाई देखिएगा एचआर मैनेजर जो होगा, ठीक है, तो सबसे पहले कुछ काम करेगा। पहला काम क्या करेगा भाई, एचआर का काम होता है सबसे पहले रिक्रूटमेंट निकालना। क्या होता है, पहला काम होता है सर एज ए रिक्रूटमेंट करना। रिक्रूटमेंट के बाद कंपनी क्या करती है, प्रॉपर तरीके से एक देखिए सर उनकी जॉब एनालिसिस करेगी। क्या करेगी, उनकी जॉब की एनालिसिस करेगी, ठीक है। उस जॉब एनालिसिस के हिसाब से कंपनी क्या करेगी, एक तरीके से आपका जो होगा, आपका कॉम्पेंसेशन जो होगा वो डेवलप करेगी। तो प्रॉपर तरीके से आपका एक डेवलपिंग होगा, ठीक है, किसका, एज अ कॉम्पेंसेशन का। आपके पैसे भी तो भाई कंपनी यही एचआर ही बढ़ाता है ना। आपको क्या लगता है कि आपका जो एचआर मैनेजर होता है वो सारा काम देखता है, रिक्रूटमेंट से लेकर के आपके पूरा परफॉर्मेंस रिपोर्ट तक के बनाने की सारा जिम्मा इस एचआर मैनेजर के पास होता है। अगली बात कंपनी क्या करती है भाई, अगले पॉइंट पे भाई कंपनी ये भी कह सकती है कि भाई इनको प्रॉपर तरीके से क्या किया जाए, हमको एज अ ट्रेनिंग देना शुरू कर दें। क्या करना शुरू कर देंगे बाबू, एज हम लोग प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग देना शुरू करें, ट्रेनिंग का काम होगा, ठीक है। अगला क्या काम कर सकते हैं, उनको हम सर प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग देने का काम भी यही करती कंपनियां करती हैं, ठीक है। तो ट्रेनिंग टू द एम्प्लॉइज लिख सकते हैं आप हैं, प्लस अगला बात क्या होता है कि हैंडल करना किसको, तो लिख सकते हैं सर जो हैंडलिंग होगा, हैंडलिंग ऑफ ग्रीवेंसेस, GRIEVANCES, ग्रीवेंसेस किसके हो गए, ऑफ एम्प्लॉइज के, ठीक है। हैंडलिंग ग्रीवेंसेस टू एम्प्लॉइज या ऑफ एम्प्लॉइज। हो गए 6 पॉइंट, कवर कर लीजिए। इतना अगर लिख देंगे तो आपको अच्छे तरीके से आपको मार्क्स आपके सामने प्रेजेंट हो जाएंगे, ठीक है। और सबको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, ये जो 6 मार्क्स वाला क्वेश्चन होगा वो आपके सामने बिल्कुल करेंटली आपके पास अवेलेबल हो जाएगा, करेक्ट। चलिए आगे बढ़े, ऐसा स्क्रीनशॉट लीजिए बाबू, तो फटाफट आगे बढ़ते तुरंत। क्या कहता है कि सर आदित्य रबर is thinking of knowing the worth of its employees but it's unable to do so yet। अब आदित्य रबर है वो थिंकिंग सोच तो रहे हैं, ठीक है, कि एम्प्लॉइज की भाई वैल्यू थोड़ा बढ़ाई जाए, लेकिन वो अनेबल हो जा रहे हैं काम करने के लिए। तो द फर्म नाउ है डिसाइडेड टू इंक्लूड स्टेप इन इट्स स्टाफिंग, आपको याद होगा तो वो फर्म है वो डिसाइड करने वाली है कुछ स्टाफिंग प्रोसेस के स्टेप को, जिससे कंपनी जज कर पाएगी कि उनका भाई परफॉर्मेंस क्या है एम्प्लॉइज का। तो बताइए वो नेम द स्टेप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विल इंक्लूड, तो सीधा सा बच्चा बंद बात आ जाएगी, तो स्टाफिंग प्रोसेस का ही पॉइंट निकल के आएगा। और कुछ 2 मोर अदर स्टेप बताइए स्टाफिंग प्रोसेस का जो प्रोसीडिंग कर सकते हैं उस स्टेप के संग में। तो सबसे पहला इस जगह पे आइए, इस जगह में से सबसे पहला उनका एक परफॉर्मेंस पॉइंट होगा, क्या होगा, उनकी परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट बना दीजिए। सबसे बेस्ट ऑप्शन यही होगा, क्या होता है, परफॉर्मेंस एज अ अप्रेजल, ये बन जाएगा, पहला पॉइंट बन जाएगा, ठीक है। सेकंड नंबर पॉइंट कंपनी क्या कहती है, भाई एक पॉइंट हो गया, अब कह रहा है सर उसके अलावा भी 2 और चीज बताइए। अब ये 2 चीज में बताने क्या कर रहा है कि मतलब जो परफॉर्मेंस अप्रेजल बना लिया कंपनी, तो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, तो भाई काम और कर सकते हैं सर उसके लिए। पहली बात तो सर उनके लिए हम एक काम ये कर सकते हैं कि उनकी बेटरमेंट के लिए उनका ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम चला दें, एक चीज ये काम कर सकते हैं। और दूसरा काम उनके लिए क्या कर सकते हैं, अब ट्रेनिंग डेवलपमेंट तो कर दिया ना, उसके बाद कर सकते हैं सर कि उनके लिए प्लेसमेंट या ओरिएंटेशन वाले प्रोग्राम को भी हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चला सकते हैं। तो प्लेसमेंट हो गया और क्या हमारे पास हो गया, एज अ ओरिएंटेशन प्रोग्राम हो गया। तो इन 2 चीजों को भी हमारे 2 अदर स्टेप हो जाएंगे, ठीक है। और ये ए वाला चल ही रहा है, तो इसका आंसर बच्चा ये हो गया और इसका आंसर हमारे पास यहाँ पे निकल के ये आ गया। चलिए फटाक से इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए और हम तुरंत मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चा फिर आगे बढ़ते हैं भाई, ठीक है, अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। अब अगला नंबर क्वेश्चन पे क्या कर रहा है, साफ साफ समझिएगा कि अंजना केमिकल्स इज लुकिंग फॉर क्वालिफाइड एंड टैलेंटेड पीपल की तलाश में है। हाँ तलाश जारी है साहब,
देखिए भाई, मैंने पहले भी कहा था कि चाहे सही आदमी को सही जगह पे सही रोल के संग फिट करना और सही समय पे फिट करना ज़्यादा जरूरी होता है। अब वो कहानी सर चाहे आपकी वो पर्सनल लाइफ की हो, चाहे वो आपके बिजनेस लाइफ की हो, चाहे अपने आपके सोशल लाइफ की हो, तो हर जगह बिल्कुल करेक्ट बंदा चाहिए। देश को चलाने के लिए सर सही बंदा ऑलरेडी पीएम साहब हमारे बैठ गए हैं, पूरे देश को प्रॉपर तरीके से कंट्रोल कर रहे हैं, इंटरनेशनल तक में डंका बज रहा है हम लोग इंडिया का, समझ रहे हैं। तो सही बंदा सही जगह पर बैठ गया, सब चीज़ें बिल्कुल क्या हो गई, सही हो गई। उस तरीके से आपके भी पास अगर कोई सही बंदा आ गया जो आपको समझे, जाने, बोले, कहे, वो आपके लिए बेटरमेंट। ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय अगर सही तरीके से मिल गया, वो आपके पास आ गया, तो भाई वो भी क्या हो गया, तो राइट बंदा राइट प्लेस पे अवेलेबल हो गया। ये क्या कहला गया, स्टाफिंग। सबसे सिंपल बात क्या कहता है समझिएगा। अंजना केमिकल्स हैं, वो लुकिंग कर रही है, कुछ क्वालिफाइड एंड टैलेंटेड पीपल की तलाश में है, कुछ वैकेंट जॉब्स इन द ऑर्गेनाइजेशन में। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम द ऑर्गेनाइजेशन हैज लर्न अ लॉट विद इट्स एक्सपीरियंस, बहुत चीजें सीखा है एक्सपीरियंस के हिसाब से। इट नोज व्हेन इट गोज फॉर फाइनल सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स इट विल हैव टू, अब उनके पास समझिएगा, अब वो सीधे फाइनल सिलेक्शन के पास जाने वाली हैं अपने कैंडिडेट्स के लिए। तो कह रहा था कि डिजाइन डिफरेंट टेस्ट बनाए हैं। दे वांट टू टेस्ट द एम्प्लॉयज ऑन द बेसिस ऑफ देयर लर्निंग एंड डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। तो उनकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी के, ए भाई तुम कहाँ जा रहा है, तो डिसीजन डिफरेंट टेस्ट करना है, उनकी मेकिंग एबिलिटी बनाई जा रही है उनके हिसाब से, मतलब उनकी लर्निंग और डिसीजन के बिहाफ पे उनका बाकायदा प्रोसेस किया जा रहा है। कंपनी वांट्स टू इंश्योर प्रॉपर टेस्टिंग ऑफ द रिक्रूटेड कैंडिडेट्स। तो कंपनी चाह रही है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से टेस्टिंग किया जाए रिक्रूट करने से पहले कैंडिडेट्स का। आफ्टर दिस द कैंडिडेट्स विल बी जज्ड ऑन द बेसिस ऑफ इन डेप्थ फॉर्मल कन्वर्सेशन के हिसाब से आपको प्रॉपर तरीके से जजमेंट जज किया जाएगा। आफ्टर द सेशन द कैंडिडेट्स आर प्लेस्ड एंड ट्रेन्ड। एम्प्लॉयज हैव टू बी ट्रेन्ड ऑन द इक्विपमेंट दे विल बी यूजिंग, बट दिस ट्रेनिंग विल टेक प्लेस अवे फ्रॉम द वर्क प्लेस। अब सेशन के बाद कैंडिडेट्स को प्लेस से ट्रेन किया जा रहा है, एम्प्लॉयज ट्रेन हो चुके हैं ऑन द इक्विपमेंट में, अब उनको भाई यूजिंग करने के लिए दिया जा रहा है, कुछ ट्रेनिंग प्रोसेस पे भेजा जा रहा है अपने वर्क प्लेस पे, मतलब सीधे बात हो गया सर वो ऑफ द जॉब वाले मेथड पे भेज रहे हैं भाई साहब। अब कह रहा है कि विच टाइप ऑफ रिक्रूटमेंट शुड बी द कंपनी डिपेंड अपॉन। अब बताइए भाई पहला नंबर तरीके से कंपनी कहां पे फोकस कर रही है अपने आप को, तो सबसे पहला सर जो कंपनी जो रिक्रूटमेंट निकाल रही है विच टाइप ऑफ रिक्रूटमेंट, तो सर सीधा सा फंडा होगा, इसको भैया यहां लिखने से अच्छा होगा ना, हम यहां लिखते हैं, है ना, ये हो गया फर्स्ट नंबर। क्या हो जाएगा बच्चा, एज अ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ, क्या हो जाएगा हमारे पास, रिक्रूटमेंट। सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है सर, सेकेंड कह रहा है विच टाइप ऑफ टेस्ट शुड बी कंडक्टेड डन बाय द ऑर्गेनाइजेशन टू शूट देयर नीड। अब बताइए भाई ये आपके लिए क्या कर रहा है, तो सीधी सी बात सर बंदे की सर आप पहले उसको जानना है उसकी लर्निंग और उसकी वैल्यू के हिसाब से, तो उनका एक ही टेस्ट होता है, उसका नाम होता है सर इंटेलिजेंस टेस्ट होता है। क्या होता है, इंटेलिजेंस, ठीक है, टेस्ट को अप्लाई करना, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको आईक्यू टेस्ट भी कहते हैं, ठीक है। Which stage in the selection process is highlighted after the written test। भाई रिटन टेस्ट के बाद क्या आएगा, तो सीधा सा ऑप्शन आएगा सर थर्ड नंबर पे। टेस्ट के बाद सर आपका अगला पॉइंट जो होता है वो होता है सर एज अ एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। एंड चौथा पॉइंट क्या कहता है भाई, व्हाट टाइप ऑफ ट्रेनिंग इज गिवन टू द कैंडिडेट। सीधे उनको भाई बाहर भेजना है, डमी मॉडल पे काम करा लीजिए, ऑफ द जॉब वाले में क्या हो जाएगा पास आ जाएगा, तो ये हो गया सर पहले बात वेस्टिब्यूल स्कूल हो गया। क्या हो गया, वेस्टिब्यूल स्कूल, या हम इसको वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, वेस्टिब्यूल स्कूल या वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग भी कहेंगे, ठीक है। चलिए इसका फटाक से एक तो ऐसे फोटो लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई आगे आइए, क्या कहता है, कहता है सर कि शर्मिला शर्मा रही हैं, अ वेरी एबल एचआर मैनेजर इज कॉल्ड बाय हर बॉस, ही टेल्स हर टू जज वेदर देयर अंडर मैनिंग ओवर मैनिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। भाई समझिएगा शर्मिला एक वेरी एबल एचआर मैनेजर है, इज कॉल्ड बाय हर बॉस, उनको बुलाया गया बॉस के थ्रू, तो ही टेल्स हर टू जज वेदर देयर इज अंडर मैनिंग, बहुत ज़्यादा और कम लोग का बुलावा आ चुका है, तो बताना कि भाई ऑर्गेनाइजेशन कितना ज़्यादा बुलावा कम बुलावा चल रहा है। तो शी टेक्स हर वर्क सिंसियरली एंड फाइंड आउट दैट द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन द ऑर्गेनाइजेशन इज लेस देन रिक्वायर्ड। तो भाई ये देखा जा रहा है कि भाई हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रॉपर तरीके से ज़्यादा लोग भी हैं, कम लोग भी, ओवर और लोग का काम चल रहा है।
तो कहते हैं कि भाई कि सी टेक्स हर वर्क सिंसियरली काम करिए, फाइंड आउट करिए टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, इज लेस देन रिक्वायर। तो देन सी स्टार्ट अ प्रोसेस ऑफ सर्चिंग पोटेंशियल एम्प्लॉयज की तलाश में चली गई कंपनी। इन हर एफर्ट टू डू सो शी अडॉप्ट 3 वेज आते हैं। पहला, सी गोज टू वेरियस एमबीए कॉलेज आती है, पहला पॉइंट। सी टॉक्स टू द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज फॉर इन्फॉर्मेशन अबाउट कैंडिडेट्स इन देयर नॉलेज who can be recruited in the organization। एंड तीसरा काम करती है कि सी आस्क फॉर डाटा based on the candidates who applied last year but could not make it to the organization। तो आपको इन्हीं तीनों के हिसाब से पहले बताना क्या होगा, पहला पॉइंट बताना है, क्या कह रहा है, which type of analysis is done by शर्मिला। अब जैसे बात है यहाँ पे कौन सा काम कर रही है वो, जो सर एग्जिस्टिंग के पास जा रही हैं, तो एग्जिस्टिंग के पास जाने का सर खाली एक ही मतलब होता है कि वहां पे हो जाती है हमारे पास वर्क फोर्स एनालिसिस, कितने बंदे वहां पर रिक्वायरमेंट होंगे। अब आइए सेकंड पॉइंट पे, जो ओवर बर्डन या अंडर बर्डन काम कर रहे हैं, ओवर मैनिंग लिखा हुआ ना, समझ रहे हैं, ये अंडर मैनिंग ओवर मैनिंग वाला, ये बर्डन वाला हो गया। विच प्रोसेस इज स्टार्टेड बाय शर्मिला टू मीट द प्रॉब्लम्स ऑफ अंडर मैनिंग। अब बताइए इस सिचुएशन में कंपनी को क्या करना चाहिए, तो सीधी सी बात सर, कंपनी के पास जो सेकंड नंबर ऑप्शन आता है सर, कंपनी को यहां पे रिक्रूटमेंट करना चाहिए। क्या करना चाहिए, तो कंपनी आप फोकस कर ले एज अ रिक्रूटमेंट प्रोसेस की तरफ, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट क्या करता है कि आइडेंटिफाई करिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्सेस ऑफ एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट हाइलाइटेड इन द अबव केस। अब बताइए बच्चा इसमें क्या निकल के चलिए बात आ रही है, तो सीधी सी बात निकल के आ रही है, क्या चीज, पहला बात, तीसरा पॉइंट समझिएगा, एक चीज है सी गोज टू वेरियस एमबीए कॉलेज फाइंड आउट करने के लिए, तो पहला पॉइंट क्या निकल के आता है, कैंपस रिक्रूटमेंट, क्या आ जाएगा, कैंपस रिक्रूटमेंट आ गया, ये हो गया ए नंबर। बी क्या कर रहा है, वो जाती हैं सी टॉक द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज से बात करने के लिए, इंफॉर्मेशन अबाउट कैंडिडेट्स को देखने करने के लिए, ठीक है, और उनको बताते हैं भाई आपके नॉलेज में कोई हो तो भाई उनको रिक्रूट कराइए। तो क्या हो गया, एम्प्लॉयज रिकमेंडेशन, क्या हो गया, एम्प्लॉयज रिकमेंडेशन हो गया, एक चीजें। और तीसरा कंपनी क्या कह रही है भाई कि सी आस्क फॉर डाटाबेस ऑफ द कैंडिडेट्स हु अप्लाई, जो पिछले साल उन्होंने अप्लाई तो किया था लेकिन किसी कारणवश उनको ऑर्गेनाइजेशन में नहीं बुलाया गया। तो तीसरा काम हमारे पास क्या निकल के आ जा रहा है, एज अ कैजुअल कॉलर्स के जरिए। तो चलिए भाई, ये हमारा ऑप्शन ये भी बन गया और ये हमारे पास ऑलरेडी दिखाई हुआ है, बस इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चा आगे आते हैं, क्या कहता है अगला क्वेश्चन। आशीष एक मार्केटिंग हेड है, रमन एंड द असिस्टेंट मैनेजर है, एंड ज्योति जो है वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर है एट वॉज सीनियर एंटरप्राइज लिमिटेड, क्या भी जो भी कह लीजिए। डिसाइडेड करते हैं कि लीव द कंपनी, कंपनी को छोड़ दिया जाए। तो जो कंपनी का जो सीईओ है ऑफ द कंपनी कॉल्ड ज्योति, कंपनी ने ज्योति बुलाया जो एचआर मैनेजर है, एंड रिक्वेस्ट किया कि हर टू फिल अप द वैकेंसीज बिफोर लिविंग द ऑर्गेनाइजेशन, कि भैया अपनी ऑर्गेनाइजेशन छोड़ने से पहले हमारी कंपनी में कुछ वैकेंसी जो खाली पड़ी हुई हैं आप उनको भर दो। तो कह रहा है इन्फॉर्मिंग दैट हर सबऑर्डिनेट्स मिस अलका पंडित वॉज वेरी कॉम्पिटेंट एंड ट्रस्टवर्दी है। तो ज्योति ने सजेस्ट किया दैट इफ शी कुड बी मूव्ड अप इन द हायरार्की शी वुड डू द नीडफुल। तो भाई अगर मैं गलती से चली गई या मुझे हटा दिया गया, मैं छोड़ चली गई, तो ये अलका जी पर विश्वास कर सकती, बड़ी विश्वास पात्र है, लड़की है, विश्वास पात्र है, भरोसा करना थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन फिर भी मान सकते हैं कि चलो भाई भरोसा कर लेते हैं। द सीईओ एग्रीड फॉर द सेम, मिस अलका पंडित कॉन्टेक्ट करते हैं द कीथ रिक्रूटर्स की, हु एडवर्टाइज करता है फॉर द पोस्ट ऑफ मार्केटिंग हेड फॉर द सीनियर एंटरप्राइजेस के लिए, भाई की एक मार्केटिंग पब्लिश कर दो। एंड दे वर एबल टू रिक्रूट अ सुटेबल, के जिससे क्या होगा कंपनी के अंदर एक रिक्रूट किया जा सके सुटेबल कैंडिडेट को जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से चलेंगी। Raman's vacancy was filled up by screening the database of unsolicited applications lying in the office, लिखा हुआ है, मतलब तरीके से ये वही कैजुअल कॉलर वाला काम हो गया। तो नेम करना बच्चा आपको द इंटरनल एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट बताना है, यूज्ड जो किया गया सेनो एंटरप्राइजेस ने, और आपको स्टेट भी करना है कुछ एक मेरिट के बारे में हर एक लोगों को आइडेंटिफाई करते हुए। तो सबसे पहले देखिए आप क्या क्या कर पाएंगे, तो पहले समझ लीजिए कौन कौन सा सोर्सेस हमारे निकल के यहाँ पे आने वाला है। तो देखिए सबसे पहले कंपनी पॉइंट क्या कर सकती है इस पूरे केस के हिसाब से, एक दो काम इसमें प्रॉपर तरीके से कंपनी कर सकती है। क्या कर सकती है, पहला है जो कंपनी देखिए उस ऑर्गेनाइजेशन लिखा हो कि सीईओ की तरह प्रॉपर तरीके से बुलाया गया, पूरा कहा गया है, ठीक है। एक काम कैजुअल कॉलर का एक चीज हो गया, दूसरा क्या उनको प्रॉपर तरीके से प्रमोट करने का,
प्रमोशन का भी हो गया। और तीसरा देखिए, जो क्या कंपनी कर रही है, जो प्रॉपर तरीके से कंपनी बता रही है क्या कि किससे मिला जाए, प्लेसमेंट एजेंसी से लोग मिल रहे हैं। किससे मिल रहे हैं, प्लेसमेंट एजेंसी से भी मिल रहे हैं। देखिए इसी में लिखा हुआ आपका आंसर। पहली बात देख रहे हैं, ये अनसॉलिसिटेड एप्लीकेशंस हो गए, तो पहला तो आपको निकल के यहाँ पे आ गया। प्रमोशन करने की बात कर रहा है भाई कि अगर वो हायरार्की चल जाते हैं हायरार्की के हिसाब से, तो अगर मेरे चल जाने पर वो बड़ी कॉम्पिटेंट है, क्या है वो, कॉम्पिटेंट है, उनको भी हमारी जगह पे पोस्ट अप कर सकते हैं क्योंकि वो ट्रस्टवर्दी हैं, तो इनको प्रमोट किया गया। एक चीज है। अगली बात क्या हो गई, ये कहा जा रहा है कि सर जो एडवर्टाइज करेगा पोस्ट ऑफ मार्केटिंग हेड फॉर एंटरप्राइजेस के, तो अलका पंडित कॉन्टेक्ट किससे कर रही हैं, कुछ रिक्रूटर से कर रही हैं यहाँ पे। तो क्या हो गई, हमारे पास प्लेसमेंट एजेंसीज भी निकल करके आ गई। आई बस में अब सबके बारे में बच्चा को क्या बताना है, एक तरीके से सबके बारे में ऑर्गेनाइजेशन बारे में बताना कि भाई आइए हमारी कंपनी में प्रॉपर तरीके से काम करिए। ठीक है, अब आइए देखिए इनके बारे में क्या हमको बताना होगा, प्रॉपर तरीके से कवर करना होगा। देखिए कैजुअल कॉलर होंगे, वो क्या करेंगे, वो हेल्प करेंगे, हेल्प द फर्म्स टू फ्रेश टैलेंट के लिए, पहला बात, जो पिछले साल हमारे कंपनी में नहीं आए थे। ठीक है, अगला क्या, प्रमोशन से क्या होगा, टू बूस्ट मोरल, तो बूस्ट हो गया, एंड मोटिवेट ऑफ एम्प्लॉइज, मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉइज ये भी कह सकते हैं यहाँ पे, इसको आप आइडेंटिफाई करके इस तरीके से लिख सकते हैं। एक चीजें, अगला क्या कहता है, प्लेसमेंट एजेंसी। अब इसे क्या होगा, जो बेटर टेक्नोलॉजिकल होंगे बंदे, क्या होंगे बच्चा, जो बेटर टेक्नोलॉजिकल वाले बंदे होंगे, ठीक है, आइडियोलॉजी वाले बंदे होंगे, उनको ये कंपनी के अंदर एज अ रिक्रूट करके उनको अवेलेबल कराया जाएगा। ठीक है, चलिए फटाफट बच्चा इसको आप लोग क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बढ़ते हैं। बच्चा स्क्रीनशॉट लीजिए, अब आगे बढ़ते हैं। फिर अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि भाई राधिका जी हैं, राधिका गारमेंट जो हैं एक तरीके से प्रॉपर मार्केटिंग हेड रमन, असिस्टेंट मैनेजर ज्योति तो ऑलरेडी हो चुका था, ये तो पढ़ ही चुके थे भाई, पीछे आजा। ये राधिका गारमेंट्स वाले क्या कह रहे हैं कि एक मैन्युफैक्चर करते हैं जो लेडीज डिजाइनर सूट्स को अवेलेबल कराते हैं विद देयर ओन ट्रेड मार्क, उनका खुद का है। ड्यूरिंग द ईयर 2013-14 में कंपनी एम्प्लॉयड द 30 सीनियर टेक्नीशियंस को बताती है जो वर्क करती है मशीन पे, जो इंपोर्टेड करेगी फ्रॉम फ्रांस फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लेडी डिजाइनर सूट्स। अरे वाह भाई भाई वाह। तो राधिका गारमेंट लिमिटेड जो है वो मैन्युफैक्चर करती है लेडी डिजाइनर सूट के बारे में, जहां पे उनका खुद का उनका ट्रेड है, मार्क उनका खुद का ट्रेडमार्क बना हुआ है। 2013-14 में कंपनी एम्प्लॉयड 30 सीनियर टेक्नीशियन को रखी थी वर्क पे काम करने की, जो मशीनरी पे काम करेगी, जो इंपोर्टेड लाई गई है फ्रांस से, तो मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए लेडी डिजाइनर सूट्स के लिए। तो द टेक्नीशियंस वर एम्प्लॉयड ऑन द प्रोबेशन ऑफ 1 ईयर एंड वर पुट ऑन देयर रिस्पेक्टिव जॉब्स आफ्टर 10 डेज ऑफ ऑन द जॉब ट्रेनिंग। तो उनको 10 दिन के ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड पर रखा गया था। बिकॉज ऑफ द फॉल्टी सिलेक्शन प्रोसेस दे कुड नॉट परफॉर्म वेल। तो भाई कुछ फॉल्टी सिलेक्शन प्रोसेस की वजह से उनका अपना परफॉर्मेंस प्रॉपर तरीके से नहीं दे पा रहे, तो 10 ऑफ देम लेफ्ट द जॉब, तो 10 लोगों ने जॉब छोड़ दिया ऑन देयर ओन, एंड 12 हैड टू बी रिमूव्ड बाय द कंपनी ड्यूरिंग द प्रोबेशन पीरियड। और कंपनी का भी जब थोड़ा सा पीरियड जो खराब हो रहा था, जब कंपनी थोड़ा सा एक लॉस वाले चल रही थी, तो ऐसी जगह पे कंपनी ने 12 लोगों को और भी हटा दिया। नाउ द कंपनी इज इन द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग न्यू टेक्नीशियन। अब कंपनी इस पोजीशन में कि उनको भाई नए लोगों को प्रॉपर तरीके से सेलेक्ट करना है। एडवाइस करिए कंपनी को कोई 3 टाइप्स ऑफ सिलेक्शन टेस्ट के बारे में, जहां पे डिस्क्राइब किया जा सके, और उसके बारे में आप 20-20 वर्ड भी सबके बारे में बता दीजिए, जो कि डिजायर्ड टेक्नीशियंस के लिए, हमारी कंपनी के लिए क्या हो, बेटर हो। सबसे पहले बच्चा देखो समझेगा, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए पहले एम्प्लॉय के अंदर एक चीज मेंशन करिए, इंटेलिजेंस टेस्ट, उसका आईक्यू टेस्ट कैसा है, एक चीज। दूसरा, उसकी सबसे बड़ी जो वैल्यू होती है वो होती है सर जब पर्सनालिटी टेस्ट, वो बंदा किस तरीके से हमारी ड्यूटी को परफॉर्म करेगा और उसके बात करने का, बोलने का, कहने का बिहेवियर हमारे कंपनी में कैसा है। और तीसरा पॉइंट क्या होता है, एप्टीट्यूड टेस्ट, मतलब वो किसी भी नए चीज को अगर सिखाया जाएगा तो उस चीज को वो प्रॉपर तरीके से कैसे सीख लेगा और क्या उसके पास एग्जिस्टिंग स्किल्स अवेलेबल है। उन चीजों को करने के लिए हम कंपनी को 3 तरीके से एडवाइस कर रहे हैं, जो कि 3 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन आएंगे, लेकिन ये क्वेश्चन 6 मार्क्स वाला है। ये आपने आइडेंटिफाई किया, अब सबके बारे में थोड़ा थोड़ा उसके कुछ पॉजिटिव इफेक्ट्स या पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में लिखिए, मेंशन कर दीजिएगा। क्लियर है? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर फटाक से आगे बढ़ते हैं। क्या कहता क्वेश्चन बच्चा, देखिए कुछ क्वेश्चन कुछ ऐसे भी हमारे पास आते हैं, ठीक है,
जैसे कि आइडेंटिफाई करने के लिए टाइप ऑफ रिक्रूटमेंट बताइए क्या होगा। एक कॉटन क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो प्रोडक्टिविटी हैज डिक्लाइन ड्यूरिंग लास्ट कपल ऑफ ईयर, पिछले 2 सालों से कंपनी लगातार घाटे में चल रही है। When the senior management decide to go into the root cause, तो they find out there is lack of new talent, तो कंपनी के अंदर भाई एक न्यू लैक हो रहा है न्यू टैलेंट के लिए। तो इन द ऑर्गेनाइजेशन तो एंड ऑर्गेनाइजेशन इज सफरिंग फ्रॉम इन ब्रीडिंग, तो कंपनी ऐसे पोजिशन चल रही है जहां पे कंपनी पर प्रॉपर तरीके से क्या है, मतलब कंपनी प्रॉपर तरीके से कहाँ चल रही है, लैक में है, जहां पे न्यू टैलेंट में है। अब इसके पीछे रीजन क्या भाई कि यहाँ पे आइडेंटिफाई करिए टाइप ऑफ रिक्रूटमेंट इन द फॉलोइंग केसेस में। तो सीधी सी बात है, जो सीनियर मैनेजमेंट डिसाइड कर रहा है कि वो ऐसे किसी रूट कॉज को कवर करें जहां पे वो फाइंड आउट करना चाह रहे हैं नए टैलेंट की तरफ में ऑर्गेनाइजेशन में। तो सीधा बंदा क्या होगा बच्चा, ये एक इंटरनल की तरफ से आ रहा है, मतलब कंपनी अभी फिलहाल यहाँ पे क्या कर रही है, इंटरनल सोर्सेज को कंपनी ने अभी अपने यहाँ अप्लाई किया हुआ है। अगला कहता है in make any dress a company with a vision, employees have a low spirit of competition and their enthusiasm level is very low as they find it difficult to have a good level of competition। ठीक है, अब यहाँ पे भी क्या है, अब प्रॉपर तरीके से एम्प्लॉय ऑलरेडी क्या एक लो स्पीड चल रही है, कंपटीशन करना नहीं चाह रहे प्रॉपर तरीके से, और उनका इंथुसियाज्म भी क्या बिल्कुल लो हो चुका है, तो वो डिफिकल्ट हो गया उनको गुड लेवल ऑफ कंपटीशन इंप्रूव करने में। तो कंपनी सर यहाँ पे भी इंटरनल तरीके से ही फोकस कर रही है। एक्सटर्नल होता तो कंपनी इतना ज्यादा टिटिमा थोड़ी ना चलती सर, सीधे अपना फीडबैक करके सीधे आगे पहुंच जाती, आगे बढ़ जाती। अगला क्या करता है, इन कंपनी देयर आर मेनी हाईली क्वालिफाइड पर्सन हमारी कंपनी में आ गए हैं जिनको ट्रेन किया गया डिफरेंट सिनेरियोज में, और दे हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस भी है, नॉलेज भी है अबाउट द लेटर इन द मार्केट। तो सीधा सा बंदा सर यहाँ पे कौन सा सोर्स हमारे पास आ गया, यहाँ सर हमारे पास आ गया एक्सटर्नल आ गया। ठीक है, अब कंपनी सर क्या करेगी, कंपनी XYZ इज इंजॉइंग वाइडर चॉइस ऑफ एम्प्लॉयज एंड इज डूइंग ग्रेट, और कंपनी क्या करी प्रॉपर तरीके से अच्छा खासा कवर कर रही है। तो भाई सीधा बंदा यहाँ पे क्या हो गया, एक्सटर्नल कंपनी यहाँ पे भी सोर्सेस को अप्लाई कर रही है। पांचवा, देयर इज अ लॉट ऑफ डिससेटिस्फैक्शन अमंग द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज के बीच में है इन ऑर्गेनाइजेशन, तो दिस इज ड्यू टू रिड्यूस चांसेस ऑफ प्रमोशन। भाई प्रमोशन के चांसेस बिल्कुल कम है, रिड्यूसेस हैं। ये इंटरनल को तरीके फोकस कर रहा है, किसको फोकस कर रहा है, इंटरनल लेकर के आ जाएगा। ठीक है, कंपनी के बीच में प्रॉपर तरीके से है ना चल रहा, खराब चल रहा है। अगला क्या निकल के आ जाएगा बच्चा, तो कह रहा है अ बडिंग ऑर्गेनाइजेशन हैज कंफ्यूज्ड अप्रोच टुवर्ड्स स्टाफिंग, देयर हैव बीन फ्रीक्वेंट ट्रांसफर रिजल्टिंग इन द रिडक्शन ऑफ द प्रोडक्टिविटी। भाई यहाँ पे इस पर रिडक्शन किया जा रहा है प्रॉपर तरीके से ट्रांसफर को, ये किस में चल जाएगा, ये चल जाएगा इंटरनल में। ठीक है, क्योंकि सब इंटरनल के प्रोसीजर हैं। और यहाँ पे लॉट ऑफ डिससेटिस्फैक्शन अमंग द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज, ओ सॉरी बच्चा, यहाँ पे जो एक पॉइंट समझेगा इस जगह को, क्या कर रहा है, लॉट ऑफ डिससेटिस्फैक्शन किसके बीच में, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज के बीच में। ऑर्गेनाइजेशन वो क्यों डिससेटिस्फाई हो पा रहे हैं, क्यों, बिकॉज दिस इज ड्यू टू द रिड्यूस चांसेस ऑफ प्रमोशन। उनको लग रहा है मेरा प्रमोशन नहीं बढ़ पाएगा, तो वो डिससेटिस्फैक्शन तभी आएगा जब कंपनी के अंदर नए एम्प्लॉइज आएंगे। तो सीधा बंदा ये क्या होगा, ये चीज हमारा एक्सटर्नल का पार्ट है। किसका पार्ट होगा, ये हमारे एक्सटर्नल का पार्ट निकल के आ जाएगा। 6 पॉइंट हो गया, 7वां पॉइंट पे निकल के आइएगा, वो क्या कर रहा है, पॉइंट समझिएगा, वो कवर कर रहा है क्या कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जो हैज अ पॉलिसी है टाइम बाउंड प्रमोशंस व्हिच हैज मेड द एम्प्लॉय लेथार्जिक। अब इन चीजों को प्रॉपर तरीके से फोकस करने के क्या बता रही है कि हमारे पास पॉलिसी है जो टाइम बाउंड है कि एक समय के बाद ही हम किसी को प्रमोट कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये चीज से निकल के आ जाएंगी हमारे किस वाली कैटेगरी में, इंटरनल वाली कैटेगरी में आएंगी। एंड लास्ट कर रहा है द रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी कॉस्टली, तो दे हैव टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन एक्सपेंस लाइक एडवर्टाइजमेंट। तो भाई ये चीजें कंपनी कब करती है, जब कंपनी को प्रॉपर तरीके से एक्सटर्नल सोर्सेस करना होता है। क्या करना होता है, एक्सटर्नल सोर्सेस। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़िए। आइए आगे बढ़ते हैं। मोहित गुप्ता एक वर्किंग है विथ येलो सिक्योरिटी के संग में। ठीक है, ही इज ऑल्सो रिक्रूटिंग सिक्योरिटी गार्ड्स फॉर द कंपनी। तो द कंपनी प्रोवाइड करती है सिक्योरिटी सर्विसेज दिल्ली में और नोएडा में शॉर्ट नोटिस पे, जो वेरियस कंपनी अवेलेबल कराती हैं। तो द गार्ड्स आर रिक्रूटेड ऑन द टेम्पररी बेसिस, जो गार्ड्स को रखा गया वो टेम्पररी बेसिस पर रखा गया है। द गार्ड्स प्रोवाइडेड बाई दिस कंपनी आर नोन फॉर देयर ऑनेस्टी, और ये गार्ड्स और कंपनी को इसलिए जाना जाता है जो गार्ड्स बिल्कुल पंक्चुअल होते हैं और ऑनेस्ट होते हैं। तो मोहित गुप्ता इज वेल नोन इज इन विलेज प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू अनस्किल्ड पीपल। तो जो मोहित गुप्ता है वो जाने जाते हैं अपने गांव में इसलिए क्योंकि वो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं अनस्किल्ड पीपल को। तो नेम बताइए द सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट यूज बाय येलो सिक्योरिटी सर्विसेज लिमिटेड। क्या क्या निकल के आ रहा है, सबसे पहली बात सर ये 1 नंबर पॉइंट, यहां आइए, पहला पॉइंट क्या निकल के आ रहा है सर, ये एक्सटर्नल सोर्सेस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नल सोर्सेस किसके लिए कर रहे हैं, अनस्किल्ड पीपल के लिए। अनस्किल्ड किस में आएंगे, एज अ लेबर कॉन्ट्रैक्टर में आएंगे। किस में आएंगे बच्चा, एज अ लेबर कॉन्ट्रैक्टर में आएंगे।
चलिए दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, सर स्टेट करिए किसी एक डिसएडवांटेज के बारे में जो इस सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का निकल के आएगा। क्या होगा कि भाई देखिए, जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर होंगे अगर वो ऑर्गेनाइजेशन लीव करेंगे, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर लीव्स द ऑर्गेनाइजेशन देन लेबर ऑल्सो लीव। बॉस गए तो जो लेबर होंगे वो भी क्या होंगे, वो भी कंपनी को छोड़ देंगे। तीसरा क्या कहता है, आइडेंटिफाई करिए द नीड ऑफ सिक्योरिटी गार्ड विच इज बीइंग फुलफिल्ड बाय द कंपनी एज पर मैस्लोस नीड हायरार्की। ये मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी बच्चा चैप्टर नंबर 7 में आने वाला होगा, डायरेक्टिंग में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ये क्या करता है तो बताना होगा। तो याद रखिए जो सिक्योरिटी गार्ड जो दिखाई दे रहा है तो इसमें सर होगा, एक में आता है फिजियोलॉजिकल नीड्स होता है। क्या होता है इसमें, हमारे पास एक तरीके से एक यहाँ पे फिजियोलॉजिकल बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स हमारे पास होते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा ये फिजियो फिजियोलॉजिकल नीड्स मतलब होता है बेटा रोटी कपड़ा मकान, क्या होता है, ठीक है। फूड के लिए, शेल्टर रहने के लिए और क्लोथ कपड़ा पहनने के लिए, ये उनकी नीड होती है, ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट क्या कहता है कि आइडेंटिफाई करें किसी दो वैल्यू को जो कम्युनिकेट किया जा सके सोसाइटी में। तो प्रॉपर तरह से वो दो काम कर रहा है। क्या कर रहा है, पहली बात तो वो सोसाइटल रिस्पॉन्सिबिलिटी कर रहा है, एक काम जो मोहित गुप्ता है वो सोशल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और दूसरा क्या कह रहा है, वो सर अपलिफ्टमेंट कर रहा है। क्या कर रहा है, अपलिफ्टमेंट ऑफ, किसका कर रहा है, अपलिफ्टमेंट ऑफ एज अ वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, जो अनस्किल्ड हैं उनको थोड़ा सा डेवलप किया जा रहा है। तो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, ठीक है, कवर हो जाएगा। चलिए इतना कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ जाते हैं। चलिए क्या कहता समझिएगा मोहित, चलो भाई क्या कहता समझिएगा। अगला हम क्वेश्चन में ये कहता है सर कि एक आइडेंटिफाई करता है कि द टाइप ऑफ ट्रेनिंग इन्वॉल्व है जो ऑल्सो कैटेगरीज में जो ऑन द जॉब ट्रेनिंग और ऑफ जॉब में आपको डिस्ट्रीब्यूट करके बांटना है। एक शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो ग्रुप ऑफ न्यू रिक्रूट करती है बीइंग ट्रेंड के हिसाब से। तो दे आर ट्रेंड हो गए अंडर एन एक्सपीरियंस ट्रेनर हो गए मिस्टर अरुण के। ही इज ट्रेनिंग देम स्किल्स विच विल रिक्वायर एटलीस्ट 6 months ऑफ डेडिकेशन अंडर द रियल वर्क एनवायरमेंट के साथ वो काम करना होगा। तो सबसे पहली बात तो जिसके अंडर में काम कर रहे हैं, तो किसी के अंडर में काम कर रहे हैं तो बच्चा ये कहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा अप्रेंटाइसशिप में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, एज अ अप्रेंटाइसशिप प्रोग्राम में। किस में आएगा, ये अप्रेंटाइसशिप प्रोग्राम में आ जाएगा, ठीक है। एक तो काम ये हो गया। अब ये अप्रेंटाइसशिप प्रोग्राम बच्चा किस में आता है, निकल के आपको पता है, ये ऑन दी जॉब वाले में आता है। किस में आते हैं ये हो जाएगा ऑन दी जॉब मेथड। दूसरा क्या कहता है, एक स्टूडेंट है एबीसी MBA कॉलेज इज हैविंग कंबाइंड ट्रेनिंग एनालिसिस करता है वेयर ही इज हैविंग 2 mentors, उसके बाद 2 mentors हैं, 1 mentor इज फ्रॉम द कॉलेज से है एंड अदर जो है कंपनी से है। तो द आइडिया इज टू गिव रियल नॉलेज अबाउट द कॉर्पोरेट फंक्शन करने के लिए काम किया जाता है। अंडर में रह के काम करना है। ये बच्चा ये किस में आता है, ये आ जाएगा इंटर्नशिप के अंदर। एक तो आपका बॉस होगा जो आपकी कंपनी, आपके कॉलेज, आपके स्कूल से होगा, और दूसरा कहां से होगा बच्चा, वो आपका होगा उस जगह से जिस जगह पे आप ट्रेनिंग करने के लिए जाओगे। तो इंटर्न करने जाना है तो वहां पे कुछ ना कुछ नई चीज सीखेंगे, नई समझ के आएंगे, वो इंटर्नशिप में जाएगा। अब इंटर्नशिप ये किसमें होता है, तो ये भी ऑलरेडी हम लोग के पास किसमें होता है, ऑन दी जॉब में आते हैं। किसमें आते हैं, ये भी हमारे पास एज ऑन दी जॉब वाले प्रोग्राम में आते हैं। एंड लास्ट कहता है कि इन अ स्टील प्लांट ट्रेनिंग इज गिवन टू द न्यू एम्प्लॉयज ऑन सोफिस्टिकेटेड मशीन विच आर नॉट बीइंग ऑपरेटेड बाय द वर्कप्लेस। तो भाई वर्कप्लेस पे प्रॉपर तरीके से मशीनरी नहीं चला पा रहे हैं, तो दीज मशीन्स आर केप्ट अवे, तो उनको दूर रखा गया पहले मशीन से। एक्चुअल वर्क काम करने से पहले उनको इनसाइड एक क्लासरूम भेजा गया जहां पे ट्रेनिंग को गाइड किया जाएगा प्रॉपर तरीके से। बच्चा तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, वही आ गया एज अ वेस्टिब्यूल स्कूल के बारे में आ गया। किसके बारे में आ गया, वेस्टिब्यूल स्कूल कह सकते हैं या इसे वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग भी कह सकते हैं, ठीक है। बस इसकी शॉट लीजिए। चलिए अब देखिए आगे आते हैं।
अब आगे आता है आप लोगों के लिए एक बड़ा सा थैंक यू। थैंक यू मतलब इसलिए कि आपने इस वीडियो को प्रॉपर अच्छे तरीके से देखा, ऑब्जर्व किया, समझा, जाना। जो भी क्वेश्चन, जो भी आंसर आपको लग रहा हो कि सर हमको समझ में नहीं आया बच्चा, आप उसके आंसर को बिल्कुल हमारे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए। जैसे ही होगा हमारी टीम और हम लोग आपको खुद डायरेक्टली आपको मिलेंगे, आपको देखेंगे और आपके उन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डायरेक्टिंग चैप्टर के संग। जय हिंद, जय भारत।